हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है और बहस शुरू हुई है। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है। तमाम अंग्रेजी और हिंदी के दूसरी भाषाओं के अखबारों में यह आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से कैसे भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार और चुनाव आयोग इन दोनों के बीच सांठगांठ को लेकर उन्होंने क्रमवार सारे सबूत दिए हैं कि कैसे ये दोनों मिलकर पूरी चुनाव की प्रक्रिया को फिक्स कर रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया कैसे प्रभावित हो रही है, यानी सरकार पूरे चुनाव को कैसे प्रभावित कर रही है। और ये चीज़ न केवल यहाँ दिखाई पड़ रही है, बल्कि वो सारे महाराष्ट्र चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के अलावा भी ये भी कहा है कि ये आज से नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहा है। और उन्होंने पूरा एक के बाद एक 4 स्टेप बताए हैं कि कैसे चुनाव आयोग में नियुक्ति को पहले प्रभावित किया जाता है, अपने तरीके के लोगों को चुनाव आयोग में पहुंचाया जाता है। उसके बाद चुनाव की जो सूची होती है, मतदाता सूची, उसमें हेरफेर किया जाता है। फिर वोट परसेंटेज बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद टारगेटेड वे में जाकर यानी चुनिंदा बूथों पर जहां भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है वहां बड़ी संख्या में मतदाता बढ़ा दिए जाते हैं और ये फेक मतदाता होते हैं और उन्हीं वोटों से सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं, वहां की जनता उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन एक बार फिर ये बहस तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव इसी तरीके से जीते गए हैं। तो इस पर एक बड़ी अब चर्चा हो रही है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि बीएसपी नेता मायावती ने भी ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी कहा कि ईवीएम अगर हट जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो चुनाव निष्पक्ष होंगे। अभी तक बीएसपी नेता मायावती खुलकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ इस मुद्दे पर नहीं खड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने भी इस पर बयान देना शुरू कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी के लेख की अमलेंदु जी काफ़ी चर्चा है। किस तरीके से 4 स्टेप में उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, ये सारे सबूत हैं और ये सबूत न केवल बार बार चुनाव आयोग को दिए गए हैं बल्कि इसकी चर्चा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग फोरम पर हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग या खास तौर पर जब पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, कोई संज्ञान नहीं ले रहे थे और मजाक में ये सारे आरोपों को खारिज कर दे रहे थे। हाँ, मजाक में खारिज कर दे रहे थे और बल्कि आक्रामक तरीके से जवाब दे रहे थे। तुर्की हाँ। जैसे एक मतलब राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जवाब देता है, ठीक उसी तरीके से जवाब दे रहे थे। और आज राहुल गांधी ने अपने इस लेख में इस बात का जिक्र भी किया है कि हम जब चुनाव आयोग से कहते थे कि हमको दिखाओ ईवीएम मशीन दिखाओ या हमको कुछ जानकारी दो, तो चुनाव आयोग हम पर जो था वो हमले करता, मतलब या तो खामोश रहता था या फिर हमले करता था, पलट कर हमले करता था, बहुत आक्रामक तरीके से हमले करता था। ये बात आज राहुल गांधी ने अपने लेख में कही भी है। हालांकि अब राजीव कुमार खामोश है, आप कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, कोई दूसरी उनकी नौकरी भी अभी नहीं मिली है। इतना सेवा करने का क्या फायदा हुआ बीजेपी का और नरेंद्र मोदी की सेवा करने का। लेकिन हो सकता है देर समय कुछ ना कुछ उनको फायदा मिले, जैसे जो ईडी के डायरेक्टर थे संजय कुमार, उनको फायदा मिला है सेवा करने का, तो राजीव कुमार को भी फायदा मिलेगा जी। लेकिन वो जब मिलेगा तो अलग मसला है। लेकिन जो दुरभी संधि एक बीजेपी चुनाव आयोग की है जी, उसको राहुल गांधी ने सिलसिलेवार क्या मॉडस ऑपरेंडी थी और क्या तकनीक जो थी वो अपनाई थी दोनों ने मिलकर चुनाव आयोग बीजेपी ने, इसको राहुल गांधी ने सिलसिलेवार खोला है, बताया, चरणबद्ध बताया है कि किस किस तरीके से ये सारी व्यू रचना रची गई। और इतना ज्यादा खतरनाक था ये कि सारी चीजें छिपाने के बावजूद चीजें छुप नहीं पा रही जी। मतलब लोकसभा चुनाव में चीजें छुपा ली गई, छुप गई, हरियाणा चुनाव में भी बहुत सी चीजें छुप गई, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर यह हुआ कि वो छुपाने के बावजूद नहीं छुपा रही है। ये राहुल गांधी का कहना जी बिल्कुल। एक राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट भी किया है और उस आर्टिकल में एक एक उदाहरण देकर उन्होंने बताया है कि कैसे उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज अचानक बढ़ गए जहां पर उसको कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोट मिले थे। तो इन सारे उदाहरणों से ये स्पष्ट किया है कि कैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने अपने तरह से यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उसको चुनाव जिताने की पूरी कोशिश की। और ये नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है लोकसभा चुनाव में 32% था, वो स्ट्राइक रेट 88% के करीब पहुंच गया वो, यानी लगभग जितने सीटों पर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी उनमें से कुछ को छोड़कर वो लगभग सारी सीटों पर जीत गई। जबकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त
जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। अचानक कुछ महीनों में ये बदलाव कैसे आ गया, तो इसका उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन जगहों को जहां बीजेपी हारी थी और जिन बूथों पर वो हारी थी वहां कैसे फेक मतदाता बनाए गए। और आपको याद होगा अमलेंदु जी, संजय राउत ने ये बात बहुत पहले कह दी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 39 लाख नए वोटर्स जो हैं वो चुनाव आयोग के ये अपने वोटर हैं, जो महाराष्ट्र में कभी काम करते हैं, कभी वो हरियाणा में काम करते हैं, कभी दिल्ली में काम करते हैं और आने वाले दिनों में वो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी काम करेगा। और दिल्ली में काम किया उन लोगों ने, दिल्ली में भी आरोप लग रहे थे, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं था। और राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट किया है इस अपने लेख को साझा करते हुए, उसमें लिखा भी उन्होंने, और ये कहा है कि क्योंकि महाराष्ट्र के मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां बीजेपी हार रही होगी जी, यानी बंगाल में भी दोहराई जाएगी। ये राहुल गांधी ने अभी से संकेत दे दिए, असम में भी दोहराई जाएगी ये मैच फिक्सिंग, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया। और उसके बाद वो लिखते हैं कि ये मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। ये राहुल गांधी ने अपने लेख में भी सबसे आखिर में लिखा है और जो ट्वीट किया है उसमें भी जी उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा हुआ है कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। वो लिख रहे हैं कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदाता प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छिपा दिया गया। ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हैं, ये राहुल गांधी ने लिखा है। और अपने आर्टिकल में उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया है, बताया है, उदाहरण दिए हैं कि कैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इन दोनों ने मिलकर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, चुनावी प्रक्रिया का कैसे इन्होंने एक उसको तार तार कर दिया। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी ने बताया है। और जो पहला चरण था वो था कि जैसे कोई खेल होता है समझिए, तो उसमें पहले अंपायर की नियुक्ति होती है जी, उसके बाद टीमें उतरती हैं। तो टीमों के उतरने से पहले जो अंपायर चुने गया वो अंपायर चुनने में बेईमानी की गई, ये राहुल गांधी ने लिखा है। और उन्होंने सवाल किया कि भाई ये जो चुनाव अधिनियम है, नियुक्ति अधिनियम 2023, उसने सुनिश्चित किया कि चुनाव आयुक्तों को प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री गृहमंत्री द्वारा 2:1 के बहुमत से चुना जाएगा, क्योंकि तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता को हमेशा वोट से हराया जा सकता है। ये सज्जन उस प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतियोगी भी हैं जिनके अंपायर चुने जा रहे हैं जी, यानी जिनके अंपायर चुने जा रहे हैं उसमें वो मैदान में खुद मौजूद भी हैं, उनमें से 2 जो हैं। और ये सज्जन उस प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतियोगी भी हैं जिनके अंपायर चुने जा रहे हैं। चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के बजाय कैबिनेट मंत्री को रखने का निर्णय गंध परीक्षण में पास नहीं होता है। खुद से पूछें, कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण संस्थान में एक तटस्थ मध्यस्थ को हटाने के लिए अपने रास्ते से क्यों हटेगा? सवाल पूछना ही जवाब बनता है। ये राहुल गांधी ने पहला चरण जो है जी, ये क्योंकि ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला है अमलेंदु जी, लंबे इसकी काफ़ी चर्चा इसकी हुई, चुनाव संसद में भी इस पर काफ़ी बहस हुई, लेकिन सरकार ने उसको कानून बना दिया। और उसमें ये हुआ कि जो चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और उसमें एक गृह मंत्री होंगे या एक प्रधानमंत्री जिस मंत्री को नियुक्त करेंगे और दूसरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। जबकि जो एक मॉडल व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि क्या होनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, इसका मतलब ये था कि एक विपक्ष का नेता, एक सत्ता पक्ष का और दूसरा निष्पक्ष। चूंकि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर वो जिसको नियुक्त करना चाहे उसको एक तरीके से निष्पक्ष या न्यूट्रल पर्सन माना जा सकता है, लेकिन जब सरकार ने नियम बनाया तो ये किया कि उसमें प्रधानमंत्री और उन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री होंगे। जाहिर सी बात है कि ये 3 लोग मिलकर, और 3 जब मिलेंगे तो विपक्ष के नेता किसी भी नाम का विरोध भी करते हैं फिर भी 2 लोग मिलकर उसको तय कर देंगे, और वही हुआ। इस तरह से इसकी शुरुआत जो इस मैच फिक्सिंग की हो रही है, ऐसे हो रही है। उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरा 4 स्टेप में राहुल गांधी ने समझाया है।
और नई बात नहीं है, इस पर आगे इस बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि इस मैच फिक्सिंग की शिकायत कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये लगातार हो रही है, खास तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब आए हैं उसके बाद से। एक बार आपको याद होगा, हम लोगों ने इस ब्रेकिंग अपने इस कार्यक्रम में भी कई बार चर्चा की है, संजय राउत ने राहुल गांधी के साथ ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी बिल्कुल यही बात की थी कि कैसे 39 लाख वोटर्स हैं जिनको फ्लोटिंग वोटर्स उन्होंने कहा था, वो एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाते हैं। एक बार सुन लेते हैं उस पुराना उनका जो बयान है उसको सुनते हैं, क्या कहा था उन्होंने और कैसे चुनाव आयोग इन फर्जी मतदाताओं का इस्तेमाल एक दूसरे राज्य में करता है। यहाँ पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग कर रहा है, लेकिन अब एक बार जब फिर राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा है और उसका तमाम प्रमाणों के साथ, एविडेंसेस के साथ उस बात को उठाया है, एक बार फिर ये चर्चा तेजी पकड़ रही है। और पिछले दिनों ही बीएसपी नेता मायावती ने भी ये चर्चा इस ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो अब केवल ईवीएम पर ही नहीं बल्कि ईवीएम के अलावा पूरी चुनावी प्रक्रिया को कैसे हाईजैक किया गया है चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, उसका एक खुलासा हुआ है। ये बड़ा खुलासा है। अब इसको लेकर, और महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही कहा गया कि इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। अमलेंदु जी, अभी बहुत सारे मुद्दे मुझे लग रहा है कि आए थे जिसकी वजह से ये मुद्दा थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन अब ये फिर तेजी पकड़ चुका है। समझिए, बिल्कुल मुद्दा तेजी पकड़ चुका है। ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। बीजेपी अगर ये सोचती है कि इस तरह की धांधलियां जो है वो करके और एक एक राज्य के बाद फिर आगे बढ़ती जाएगी और लोग भूलते जाएंगे, तो भूलने वाले नहीं है और ये मुद्दा जिंदा रहेगा। ये राहुल गांधी ने आज लेख लिखकर बताया है और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया, उसमें लिखा भी है कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि ये महाराष्ट्र में ही रुका नहीं है मामला, या बिहार में भी इसको अपनाया जाएगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि मायावती जी जो थी उन्होंने भी कहा कि भाई अगर ईवीएम से हटाकर पहले पेपर से चुनाव करा दिए जाए तो बीएसपी के भी अच्छे दिन लौटाएंगे, वो भी हम सुनेंगे मायावती ने क्या कहा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने हालांकि पहले सुनवाया भी था उस दिन उन्होंने कहा था। तो अब ये जो है मसला ये जिंदा है और ये मसला आगे रहेगा। और जैसा कि अखिलेश यादव भी कहे थे, ईवीएम मरा नहीं है, ईवीएम जिंदा है। तो इस पे मतलब ये जो एक तरह से कहा जाए जो चुनावी धांधलियां हैं ये अब जेर बहस हैं और इस पर खामोशी विपक्ष नहीं बरत रहा है, इसको लगातार बनाए हुए है। और उधर जो एक महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि राज ठाकरे उत्तम ठाकरे खोने जा रहे हैं, वहां से ये बड़ी खबर आ रही है। और इधर वो पवार भी इधर आने की तैयारी हो रही है। तो ये सब अगर होता है समीर जी, तो फिर दिक्कतें बीजेपी के लिए और बढ़ेंगी और मसले सामने आ सकते हैं। चूंकि जो वहां हुआ, एक जो कराना चाहते थे लोग अपना, जी हाँ, वो मॉक पोलिंग करा रहे थे, जी हाँ, जाते मरकाजी, हाँ जी हाँ, मरकड़वाड़ी गांव में, तो वो मसला भी जिंदा है। और वहाँ किस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को नहीं कराने दिया गया मॉक पोलिंग, ये सब चीजें सामने आई। तो यानी एक तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग की जो दुरभिसंधि है उसको लेकर विपक्ष सतर्क है। रूट कॉज पहचान लिया है राहुल गांधी ने कि किस किस तरीके से क्या क्या घपले किए गए। अब देखना यह है कि बिहार में उन घपलों को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है अमलेंदु जी, जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए, जब ये शिकायतें फिर से आई तो उन्होंने भी स्वीकारा इसको कि जो मतदाता सूचियां हैं तमाम जगहों पर धांधली हुई है, उनको ठीक किया जाएगा। हालांकि उसके बाद अभी क्या हो रहा है ये अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। हाँ, लेकिन समझिए, भलमन साहब ने स्वीकार नहीं किया था। जी हाँ जी, तो जब तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि 24 घंटे में इसको आप स्वीकार कीजिए वरना हम आपके आ रहे हैं धरना देने के लिए, हमारे पास सबूत है। तब चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी बातें हो रही हैं, हम इसको करते हैं। और ये अपना बताया उन्होंने, नोट क्या 20 कुछ करके उनका सॉफ्टवेयर था, उसकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। और इसमें ये कहा कि सब धांधली नहीं हो सकती चुनाव में, ये कहा। लेकिन फिर कहा कि इसको हम ठीक करेंगे और ये कहा कि हम 3 महीने में इसको ठीक कर लेंगे। वो 3 महीने भी अब निकल चुके हैं, तब तक वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये अभी नहीं पता है समीर जी। जी, तो ये इसको लेकर अब एक बड़ी बहस शुरू हुई है। सुप्रिया सुले एनसीपी की नेता है, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर एनसीपी नेता शरद पवार से बात की है और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं ऑलरेडी वो चुनाव आयोग के सामने पूरा विपक्ष पहले से ही उठा चुका है। लेकिन अब इस पर एक बड़ी रणनीति विपक्ष बनाने की तैयारी में है कि कैसे इस मुद्दे पर लड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हो रही है बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरी जगहों पर भी हो रहा है और कैसे टारगेट
टारगेट करके, यानी जिन जगहों पर बीजेपी कमजोर होती है, जहां उसके मतदान जहां पर वो कम वोट पड़े रहते हैं, वहीं पर ये जो बढ़े हुए मतदान है उसको लाकर वहां जोड़ दिया जाता है। और ये कैसे हो रहा है कि जब 5 बजे पोलिंग खत्म हो रही है तब 8% वोट बढ़ जा रहे हैं, जबकि पिछले 3 चुनाव से लगातार कभी आधा % बढ़ रहा है, कभी 1% बढ़ रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से और 2024 में ही नवंबर में 5-6 महीने के बाद जब वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो लगभग 8% वोट बढ़ गए। हैरान करने वाली बात, 8% वोट बढ़ गए। और समीर जी, राहुल गांधी ने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई 1 लाख बूथ थे, उन 1 लाख बूथ में से 12,000 बूथ जो थे जिन पे बीजेपी हारी थी लोकसभा चुनाव में, उन बूथों पर लगभग हर बूथ पे 600 वोट बढ़ा दिए गए। और सारे जो बाकी जो 88,000 बूथ थे उन पर नहीं किया गया। जो 12,000 बूथ बीजेपी हारी थी उन पे ये किया गया और इसके जरिए ही चुनाव जीत लिया गया। अच्छा, लक्षित करके ये करके कि हम कहाँ हार रहे हैं किन बूथ पे, उन बूथ पे जाके बढ़ा दो। तो 40 लाख मतदाता समझिएगा 12,000 बूथ पड़े आएंगे, तो आप समझिए किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया। ये राहुल गांधी ने उसका दिया है, बाकायदा अपना डाटा दिया पूरा, और कह रहे हैं कि जो ये 12,000 बूथ जहां पर ये बढ़ाए गए, नए वोटर्स जोड़े गए, और ऐसा क्या था कि ये जो सारे नए वोटर्स थे उन लोगों ने कमल के फूल पर ही वोट डाला। यानी कह रहे हैं कि उस कमल के फूल में ऐसा कौन सा चुंबक मैग्नेट लगा हुआ था कि वो सारे जो नए वोटर्स थे उनके वोट को खींच ले गया। हाँ, उनको ही वोट डाला। दूसरा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई शाम को 5:58 तक लगभग 58% थी वोटिंग जी। सुबह मालूम पड़ा कि वो 66% हो गई और उसके बाद मालूम पड़ा वो और ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो डिफरेंस है, तो ये आखिर कैसे हुआ? हाँ। और इसकी आपने हमको रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दी? जब हमने मांगा तो चुनाव आयोग ने रिकॉर्डिंग नहीं दी और सरकार के पास चली गई। सरकार ने चुनाव आयोग से मिलकर जो था वो ये जो था वो उन्होंने उस पर देने से रोक लगा दिया, कानून बना दिया कि अब आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये राहुल गांधी सिलसिलेवार बता रहे हैं कि क्या क्या किस तरीके से हुआ। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस पहले से ही शुरू है लेकिन अब वो और तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक सम्मेलन में साफ तौर पर कहा था कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए, चुनाव आयोग उसका साथ न दे, तो नरेंद्र मोदी कभी चुनाव नहीं जीत सकते। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान, वो भी बड़ा चर्चा में रहा। और अब वो सारे बयान इन नेताओं के, विपक्षी नेताओं के याद आ रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में किस तरीके से चुनाव जीता गया। क्योंकि वहां जो प्री पोल सर्वे थे, यानी चुनाव से पहले के सर्वेक्षण थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, वो ये बता रही थी कि यहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। और कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटका भी लगा था भारतीय जनता पार्टी को और वहां पर जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। और इसमें हैरानी की बात भी यही थी कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का ही था और इस तरीके से था कि वो लगभग सारी सीट जीत गई। यानी 90% स्ट्राइक रेट, 90% के करीब स्ट्राइक रेट रहा। यानी वो इस तैयारी में थी कि अपने घटक दलों, जो उसके मुख्य जो घटक दल थे, यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों के बिना भी वो सरकार वहां पर बना ले, इस स्थिति में वहां पर वो पहुंच गई। खैर, सुनते हैं पहले राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम और चुनाव आयोग के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते को लेकर सवाल उठ रहे थे। और ईवीएम ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी, पूरा चुनाव आयोग कैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने हाईजैक कर रखा है, वो आर्टिकल जो लिखा है राहुल गांधी ने, अब उस समय निश्चित तौर पर सरकार की बेचैनी को बढ़ाने वाला है। और इसको लेकर अब पूरा का पूरा विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को बहुत ही आक्रामक तरीके से उठाने की तैयारी में है। एक बार सुनते हैं सुप्रिया सुले, एनसीपी की सांसद हैं, क्या कह रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सारी बातें चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस पार्टी ने भी और गठबंधन ने भी लगातार उठाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो यही बात कह रही हैं सुप्रिया सुले कि पहले भी इस सारी शिकायतें की गई हैं, लेकिन अब इस पर कैसे क्या रणनीति अपनानी है वो देखने वाली बात होगी। अमलेंदु जी, इसका मतलब अब विपक्ष एक बार फिर आक्रामक तरीके से, और बिहार चुनाव से पहले ही इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली है, इसके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाएगा। हाँ, बिल्कुल एक बड़ा कैंपेन चलेगा। और समीर जी, जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भाई राहुल गांधी एक जो है यात्रा निकालें और हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से हमको चुनाव चाहिए जी। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था। तो अब राहुल गांधी के लेख लिखने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि ये मुद्दा मरा नहीं है और ये मुद्दा बढ़ेगा और ईवीएम के मतलब जो चुनावी धांधलियां हैं उनके खिलाफ अब विपक्ष एकजुट हो रहा है और इस मसले को आगे बढ़ाया जाएगा। हो सकता है चुनाव आयोग के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन, देश भर में धरना प्रदर्शन, इस तरह की चीजें भी हो, तो विपक्ष तैयारी कर सकता है इसको लेकर। लेकिन यहाँ समीर जी एक बात तो है, एक बात मतलब
थोड़ा हट के है, लेकिन जुड़ी हुई इसी से। राहुल गांधी का लेख जो है, एक तो अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें छपा, और एक हिंदी का अखबार है जागरण, उसमें छपा। अब सवाल यह है समीर जी कि इस अखबार, हिंदी का जो अखबार इसमें छपा है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि इसको नहीं पढ़ें, ये सांप्रदायिकता फैलाता है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के बड़े पार्टनर उत्तर प्रदेश में हैं जी। आखिर राहुल गांधी को अपनी जो उनकी टीम है उसमें देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जो वहां बैठकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये आखिर क्यों छपा जागरण में? और भी अखबार थे जिनमें छप सकता था, लेकिन जागरण में लेख क्यों छपा ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं समझी जा सकती हैं कि एक तरफ आपका एक सहयोगी जो है वो उस अखबार का बाइकाट करे और आप उसमें लगातार लिखें, दूसरी बार राहुल गांधी का लेख उसमें छपा है। तो ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो आपकी जो एक तरह से कहा जाए कि जो आपका अभियान होता है उस अभियान को चोट लगती है। भाई जागरण आपका सपोर्ट नहीं करता है। रोज उसमें जो खबरें छपती हैं उन खबरों का आप रुख देखा कीजिए, उनकी हेडिंग देखा कीजिए, जो आर्टिकल्स उसमें छपते हैं वो आप देखिए, वो हर तरीके से आपके खिलाफ ही होते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि उन गोदी मीडिया जो कहा जाता है, हालांकि हम उसे गोदी मीडिया नहीं कहते हैं, तो वहाँ जाकर जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के प्रवक्तागण जो है जाकर के रोज गालियाँ खाते हैं, रोज जाकर बैठते हैं, भाई वहाँ जाके क्या करने के लिए आप जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस को अपने अंदर भी ठीक करनी पड़ेंगी। ये एक बड़ा मसला है समीर जी। बिल्कुल, ये मसला तो खैर है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है और एक बार फिर महाराष्ट्र के चुनाव का उदाहरण देते हुए और वहां जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे ये धांधली की गई है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कह लीजिए कि मैनेज किया गया है पूरी चुनावी प्रक्रिया को, उसका खुलासा ये कर रहा है राहुल गांधी का लेख। और इसको लेकर अब पूरा का पूरा विपक्ष एक बार फिर एक चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़े अभियान की तैयारी में है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी। और अब इस लेख के बाद अभी और नेताओं की भी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर आएगी। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हमने दिखाया। सुप्रिया सुले कह रही है कि ये सारे आरोप हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, एविडेंस भी रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन अब लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जब उसके खिलाफ पूरा का पूरा एक विपक्ष एकजुट होकर कैंपेन चलाएगा। और दूसरी बात यह है कि न केवल ईवीएम बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में कैसे धांधली की जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। वही बात कह रहे हैं कि कोई पहली बार नहीं है, ये बातें लगातार कही जा रही हैं, लेकिन इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा। और अमलेंदु जी, चुनाव आयोग पर ये जो धांधली है, चुनावी प्रक्रिया पर किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया है, संसद में भी कितनी बार चर्चा की मांग की गई। और जब ये बजट सेशन था, राहुल गांधी ने खास तौर पर इसको लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लग रहे हैं, ना तो चुनाव आयोग सुन रहा है और ना ही सरकार सुन रही है। तमाम जरूरी मुद्दों को संसद के भीतर नहीं सुना जाता है। जैसे सीज फायर को लेकर लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर ये कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, दबाव डाला और मजबूर कर दिया कि आप सीज फायर करिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा। ये दावा वो बार बार कर रहे हैं। इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन स्पष्टीकरण कोई नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से, और ना ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कोई स्वीकार की गई। उसी तरीके से बार बार ये चुनाव आयोग की धांधली की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको भी चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी खारिज करती जा रही है। यानी विपक्ष की आवाज को कतई वहां पर जो सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामेंट, वहां पर भी नहीं रखने दिया जा रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी आवाज दबाई जा रही है और इस पर चर्चा ही नहीं होने दी जा रही है, ना लोकसभा में और ना राज्यसभा में। और इसको लेकर प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने देखा समीर जी कि पूरा समय जो था वो महाराष्ट्र मसले को लेकर राज्यसभा लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने खूब हंगामा किया और विपक्ष को आवाज़ नहीं उठाने दी। और ये 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष जो है वो हंगामा करके संसद नहीं चलने देता है, क्योंकि उसकी बेईमानियां जो है, जिनको विपक्ष कराए की बेईमानियां हैं, उन पर चर्चा ना होने पाए। तो इसके लिए इंतजाम किए जाते हैं कि सत्ता पक्ष वहाँ उधम मचाने लगता है। जी बिल्कुल, वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि किसी भी तरीके से ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा न कराई जाए, न करानी पड़े। और जब चर्चा की अनुमति मिलती भी है तो चर्चा होने नहीं पाती है, वहाँ सत्ता पक्ष की ओर से ही व्यवधान डाल दिया जाता है। ये तो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आया है, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अब इसमें किसी तरह की धांधली
बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। बीएसपी की नेता मायावती ने भी अभी 2 दिन पहले ही इस मुद्दे पर अचानक उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और साफ तौर पर कहा कि अगर ईवीएम से चुनाव हो तो नतीजे जो आ रहे हैं उससे बिल्कुल उलट नतीजे आएंगे। सुन लेते हैं क्या कहा था मायावती ने। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में ये बात कही थी। बीएसपी नेता मायावती ने भी अपने एक तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसके खिलाफ अब अभियान चलाना है, यानी ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। और वो भी कह रही हैं कि मौजूदा सरकार से इसकी उम्मीद नहीं की जा रही है। उनको ये कहना पड़ रहा है, उनको कहना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि जो नई सरकार बनेगी वो इसको ईवीएम को हटाएगी जी, और कह रही है विपक्ष के अन्य दलों के साथ मिलकर। हाँ। यानी वो एक तरीके से इच्छुक अब दिखाई पड़ रही है इंडिया गठबंधन के साथ आने पे और ये दिखाने पे कि ईवीएम से अगर चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बीएसपी के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। बीएसपी के बुरे दिन ईवीएम की वजह से ये साफ आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं मायावती जी। विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस लेख पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समीर जी जी बिल्कुल, विजय वडेट्टीवार सुनते हैं क्या कहा है। और चूंकि राहुल गांधी ने अपना ये जो लेख लिखा है इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के चुनाव का ही उदाहरण दिया है। विजय वडेट्टीवार को हम लोग सुनेंगे। और विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, और उन्होंने राहुल गांधी ने तमाम बूथों का भी उदाहरण दिया है कि कैसे किन बूथों पर 2024 में लोकसभा चुनाव कुछ महीने पहले हो रहा है, तब और अब में कितना फर्क आ गया है। और टारगेट करके किया गया है कि बीजेपी जहां कमजोर थी, जहां उसका आधार नहीं था, वहां पर चूंकि जहां मजबूत थी तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां कमजोर थी वहां उसने चुनाव आयोग की मदद से नए वोटर बढ़वा दिए, जो फर्जी वोटर थे उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, और चुनाव जीत लिया। तो ये इस तरीके से, और ये धांधली के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। महाराष्ट्र की जनता ही इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। अभी हम लोग जैसा कह रहे थे कि वहां पर कई गांव में लोगों ने मॉक कॉलिंग की और ये बताने के लिए की कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट उसको नहीं पड़ा है, कहीं वोट दूसरी जगह पड़ा है। ये पूरा महाराष्ट्र में एक बहुत चर्चा का विषय बना कई गाँव में। हालांकि चुनाव आयोग ने मॉक पोलिंग करने वाले गांव को उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन उसके बावजूद ये उस गांव के लोग लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करते रहे, अपनी आवाज उठाते रहे। सुनते हैं कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार क्या कह रहे हैं। एविडेंस के आधार पर महाराष्ट्र की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये बिल्कुल मैच फिक्सिंग थी। मैच फिक्सिंग का मतलब ये कि पहले से ही पता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, किसको कितनी सीट नहीं मिलेगी। और साथ ही इस मैच फिक्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं, यानी अंपायर की भूमिका में चुनाव आयोग है। उस चुनाव आयोग को ही पहले सरकार ने सेट कर लिया। ये पहला स्टेप है इस मैच फिक्सिंग में। उसके बाद तो फिर जो काम करना है वो चुनाव आयोग को करना है। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग को जो काम करना है वो चुनाव आयोग अपना काम करता है और पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी का साथ निभाता है चुनाव आयोग। और आप देखिए कि चुनाव आयोग ने मतलब इंडिया गठबंधन समय मांगता रहा मिलने के लिए, 9 महीने तक समय मिलने का दिया ही नहीं, और 9 महीने बाद एक चिट्ठी लिखकर भेज दी कि आपके आरोप गलत हैं, और बहुत अभद्र भाषा में एक देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से टिप्पणी आई। एक संवैधानिक संस्था समीर जी किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को इतनी अभद्र भाषा में लिख सकती है, ये उदाहरण जो था वो राजीव कुमार ने पेश किया। इतनी गंदी गंदी शायरियां सुनाते थे। तो चलिए, एक तो ये अच्छा हुआ कि अब भद्दी शायरियां उनकी सुनने को नहीं मिलती हैं, वरना राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर राष्ट्र का समय खराब करते थे भद्दी भद्दी शायरियां सुनाकर। पता नहीं कहाँ पढ़े लिखे थे जो ऐसी शायरी लिख कर ले आते थे। तो किसी कायदे के गुरु के पास बैठ खुद लिखते रहे होंगे, खुद लिखे तो तमाम लोग खुद लिखते हैं, लेकिन कायदे के गुरु के पास तो बैठते जो शायरी लिखना सिखा देता। इतनी खराब शायरी लिखते थे, ना मीटर ना बहर ना कुछ उसमें। तो बंदी एक तरीके से शमशेर का आ गया कि गीत गजल है फिल्मी लय में शुद्ध गलेबाजी शमशेर। तो वो शमशेर ने लिखा था गीत गजल है फिल्मी लय में, तो यार फिल्मी लय भी नहीं थी, तो बंदी भी उल्टी सीधी करते थे। बहर वो अलग मसला है। लेकिन ये जिस तरीके से वो जवाब दिए जाते थे चुनाव की तरफ से, वो बहुत खराब भाषा में होते थे। अब राहुल गांधी ने सिलसिलेवार ये बताया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग की क्या क्या भूमिका है, और चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, लोकतंत्र के साथ जो डकैती हो रही है उसमें भागीदार है भारतीय जनता पार्टी के साथ। राहुल गांधी ने अपने लेख में ये बताया। जी बिल्कुल, ये इस लेख में बताया है कि कैसे उसमें चुनाव आयोग के साथ मिलकर सरकार ने मैच फिक्सिंग की, यानी पहले से ही तय हो गया कि नतीजा किसके पक्ष में आएगा। अमलेंद्र जी, इसी में और भी एक उदाहरण है। हरियाणा में तो जब इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट को कह दिया गया कि ये कोई आपको एविडेंस दिखाए ही नहीं जाएंगे, और उसके लिए रातों रात नियम बदल दिया गया। यानी चुनाव आयोग को वो तमाम सबूत
दस्तावेज दिखाने न पड़े उसके लिए सरकार ने नियम बदल दिए। जो पुराना कानून था उसको बदलकर दूसरा नियम लागू कर दिया। यानी यहाँ पूरी तरीके से मैच फिक्सिंग दिख रही है और सरकार और चुनाव आयोग एक दूसरे का बचाव करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में आपको ध्यान होगा कि जो नायब सिंह सैनी जो दोबारा जीतने पर चीफ मिनिस्टर बने, यही हाल हरियाणा का भी था। कोई सर्वे, कोई भी रिपोर्ट नहीं बता रही थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले ही, मतदान से पहले ही कह दिया था कि क्या नतीजे आ रहे हैं, इंतजाम सब हो गया है। मतलब ये नतीजे आ रहे हैं, नहीं, ये कहा था सारा इंतजाम हो चुका है। ये बता दिया था तो वो तो सारा इंतजाम हो चुका है। तो नायब सिंह सैनी बता चुके थे कि सारा इंतजाम हो चुका है, इसलिए निश्चिंत थे एकदम कि जनता कुछ भी करती रहे, वोट कैसी हुई देती रहे, सरकार तो हमारी बननी है। जनता क्या होती है सरकार बनाने वाली? जनता का काम था वोट डालने का, डाल के आ गई, सरकार तो हमें बनानी है, किस तरीके से बनानी है, वो सारा इंतजाम हो चुका था। नायब सिंह सैनी ये बता रहे थे। राहुल गांधी भी अब यही कह रहे हैं कि सारा इंतजाम हो चुका था, वो चुनाव आयोग से मिलकर सारे इंतजाम होते हैं। तो राहुल गांधी अपने लेख में इसको लेकर उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसमें यहाँ तक कि जितने मतदाता वहां पर जोड़ दिए गए, बना दिए गए महाराष्ट्र में, इसका भी जिक्र राहुल गांधी ने अपने लेख में किया है। उतनी एडल्ट पॉपुलेशन वहां पर है ही नहीं, यानी जो जितने लोग हैं उससे ज़्यादा वोटर हैं वहाँ पर। तो पूरी की पूरी धांधली ये ऐसी नहीं है कि इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये सारी बातें समझ में नहीं आई। उसको कहा गया तो किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया, ये भी लगातार हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में पूरा का पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, पहले भी आए हैं और अब इसको एक तरीके से फिर से बूस्ट मिल गया है राहुल गांधी के इस लेख के बाद। एक बार सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था कि बिल्कुल नहीं चाहिए ईवीएम से, हम अब कतई मतदान नहीं चाहते हैं और बैलेट पेपर से ही मतदान हो। बिल्कुल वही बात जो 2 दिन पहले बीएसपी नेता मायावती कह रही हैं। कई महीने पहले इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं। अखिलेश यादव से तो जब कहा गया कि आप चुनाव जीते हैं, यानी लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की जब जीत हुई, उनसे ये कहा गया कि आप जीते हैं, तब क्या आप अभी भी ईवीएम से मतदान चाहेंगे? सुनते हैं, बहुत ही एक सधा हुआ जवाब दिया अखिलेश यादव ने। कहा कि हम सारी सीटें जीत जाते तब भी हम ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये बात कही थी अखिलेश यादव ने। काफ़ी चर्चा में रहा वो बयान। एक बार उसको फिर से सुनते हैं। पहले भी आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन ये जो धांधली की शिकायत है, तो विपक्ष ये बताना चाहता है कि जो कुछ जगहों पर अगर विपक्ष जीत रहा है, इसका मतलब वो भी इसी मैच फिक्सिंग वाली रणनीति का हिस्सा है, ताकि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल न उठाए जाए। लेकिन ये सारा कुछ फिक्सिंग का खेल चल रहा है और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर चल रहा है। सुनते हैं अखिलेश यादव का लोकसभा में दिया गया वो बयान जो उन्होंने ईवीएम को लेकर दिया। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। भरोसा नहीं है, कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी, पूरा इंडिया गठबंधन और अब बीएसपी नेता मायावती भी। लेकिन केवल मामला ईवीएम का ही नहीं है, बल्कि ईवीएम के अलावा पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित और कैसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत एक गंभीर मसला है, जिसको आज राहुल गांधी ने एक अपने लेख में उठाया है कि कैसे चुनाव आयोग और सरकार मिलकर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी जीत रही है, लेकिन उन जगहों पर फर्जी वोटर्स जोड़ दिए गए हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से पूरी की जा रही है। जब सवाल उठाया जाता है तो चुनाव आयोग खारिज कर देता है और सरकार में बैठे लोग, सरकार उसमें चुनाव आयोग का साथ देती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन अब ये एक बार फिर ये मसला बहुत ही ज़ोर शोर से विपक्ष उठाने की तैयारी में है और निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग भी स्वीकार करने लगा है। पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त तो खारिज कर दे रहे थे, लेकिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने जब टीएमसी के नेताओं ने धरना देने की धमकी दी कि हम चुनाव आयोग के सामने धरना देंगे, सबूत लेकर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हुई है धांधली और इसकी हम जाँच कराएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये तकनीकी कारणों से हुई है, लेकिन
तकनीकी कारणों से ऐसी धांधली नहीं हो सकती जो केवल और केवल एक ही पार्टी को वोट कर रही है। हाँ, तकनीकी कारणों से हुई है, तो तकनीक जो है वो इतनी अच्छी तकनीक कैसे है कि उसमें जब गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी जो बीजेपी के ही पक्ष में आती है सभी जी। ये आप मशीनों को लू लगती है तो मशीन में लू लग के खराब होती है तो वोट बीजेपी के लिए ही निकलता है। अरे ऐसा क्यों नहीं होता भाई, कभी किसी केला और किसी आम पर भी जो कोई वोट निकल आए, केला और आम पर वोट नहीं निकलते, सब कमल के फूल पे वोट निकलते हैं जब मशीन में गड़बड़ी होती है। तो क्या, और आपको याद होगा समीर जी कि वो भिंड का शायद मुझे ध्यान पड़ता है एक वो जी हाँ, टेस्टिंग हो रही थी, मॉक पोल हो रहा था, उसमें था वो सारे बीजेपी को पढ़ने लगे तो वो जो डीएम महोदया थी वो पत्रकारों को एक तरीके से हड़काती नजर आ रही थी कि आप पे मुकदमा कायम कर देंगे अगर आपने इसको चलाया, तो इस तरीके से सामने आया था। तो ये जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ होती हैं, ये गड़बड़ियाँ जो है मशीनें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों करती हुई नजर आती हैं, ये मशीनों को लेकर समीर जी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और यही बात कही है संजय राउत ने बहुत पहले कही थी और अब चुनाव ये राहुल गांधी ने भी अपने लेख में कही है कि ये जो 39-40 लाख वोटर्स हैं ये चुनाव आयोग के अपने रिजर्व वोटर्स हैं और ये वहीं पर टारगेटेड वे में जाकर बीजेपी को वोट डालाते हैं जहां उसको ज़रूरत होती है, जहां वो कमज़ोर रहती है। और नतीजा ये होता है कि 6 महीने पहले जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 32% था वो बढ़कर 88% हो जाता है, यानी जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रही होती है लगभग सभी सीटों पर उसकी जीत हो जाती है। ये अब एक बड़ी वजह है कि पहली बात, अब चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी भूमिका की अब जांच भी होगी और ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, इसको लेकर अब एक बड़ा अभियान चलने की तैयारी की जा रही है। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर को हटाने के लिए, और अब उनके स्वर में स्वर मिला रही हैं बीएसपी नेता मायावती भी। अभी तक वो नहीं थी, हालांकि ये बात अलग है कि बीएसपी नेता मायावती ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही ईवीएम पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ जबरदस्त तरीके से और बहुत ही एक प्लान्ड वे में छेड़छाड़ की जा रही है बीजेपी को जिताने के लिए। खैर, सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को ईवीएम को लेकर कुछ महीने पहले उन्होंने क्या बयान दिया था। खड़गे कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए और कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी उसी तरीके से एक भारत जोड़ो यात्रा जैसे निकाली थी उन्होंने, यानी पूरी एक देशव्यापी यात्रा, देशव्यापी आंदोलन तैयार करें, उसको लीड करें। और अब ये लग रहा है कि ये देशव्यापी आंदोलन बहुत जल्द शुरू होने वाला है क्योंकि अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग और सरकार की किस तरीके से मैच फिक्सिंग हो रही है ये सबके सामने आ गया है। एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं इस पूरे नेक्सस पर, चुनाव आयोग और सरकार के बीच जिस तरीके से चल रहा है, और चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे वहाँ पर पार्टी के नेताओं के खिलाफ माहौल हो, लेकिन ये सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं। नतीजा जो आता है वो बीजेपी के नेताओं के पक्ष में आता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा रिजर्व वोटर है रोबोट की तरह से जो कहीं और वोट डालता ही नहीं है, वो सीधे और सीधे एक ही जगह वोट डालता है। सुनते हैं आदित्य ठाकरे को। ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव आयोग किस तरीके से पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहा है और बीजेपी को जिताने के लिए वो लगातार काम कर रहा है। अमलेदु जी, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने भी ये आरोप लगाए थे कि कैसे यहाँ पर भी मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है और हूबहू वही कुछ हुआ जो जिस परिणाम की आशंका जताई जा रही थी। हाँ, बिल्कुल, जो परिणाम की आशंका जताई गई थी वही परिणाम आए सामने और इसको लेकर समीर जी बहुत ज़्यादा उठापटक एक तरह से राजनीति में देखने को मिली और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था उन विपक्ष के आरोपों के समर्थन में मामला जो है वो अब है, सबूत है। और राहुल गांधी ने आज जो लेख लिखा है वो लेख साफ तौर पर यही दिखाता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये आगे बिहार में भी अपनाया जाएगा, जहां जहां बीजेपी हारेगी उन राज्यों में सब जगह अपनाया जाएगा। आपको याद होगा समीर जी कि इससे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग तो चूना लगाता रहता है। जी हाँ, चुनाव आयोग है, तो उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि उस समय क्या कहा था संजय। बिल्कुल, और संजय राउत ने ये जो रिजर्व वोटर्स की बात है, ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि ये एक रिजर्व वोटर्स हैं जो एक एक राज्य में अलग अलग जा रहे हैं, उनसे
चुनाव के बाद उन्होंने कहा था, और हालांकि उनसे पूछा गया कि ये लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं काम किए, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव चूंकि एक साथ हो रहे थे और ये वोटर्स वहां पर उतना काम नहीं कर पाए जितना विधानसभा के चुनाव में काम कर रहे हैं। खैर, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन सारे आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था और अभी भी खारिज करता जा रहा है। लेकिन जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें थी उनको स्वीकार किया है। एक बार सुनते हैं, पुराना ही बयान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बयान है संजय राउत का चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने क्या कहा था। राहुल गांधी ने जरूरत है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा। काम कर रहा है उसके बारे में कि कैसे वो सबको चूना लगा रहा है और सबको बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। लेकिन अब एक एक उदाहरण सब दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे इस महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने ये बता दिया है कि इसके पहले भी किस तरीके से चुनाव आयोग अपना काम करता रहा और बीजेपी के पक्ष में वो मतदाताओं से वोट डलवाता रहा। मतदाता वोट डाले या ना डाले, लेकिन उसके पास खुद ही ऐसे मतदाता हैं जो बीजेपी को वोट डाल देते हैं और वो सारे के सारे मतदाता 5 बजे के बाद डालते हैं। और इस लेख में राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो बढ़े हुए वोटर्स हैं 5 बजे के बाद, अगर वो सारे मतदाता वास्तव में वोट डालते हैं तो कम से कम 10-11 घंटे लगेंगे वोट डालने में, लेकिन वो सब कुछ देर में, कुछ घंटों के भीतर वो वोट डाले जा रहे हैं, चूंकि वो वोट कोई व्यक्ति नहीं डाल रहा है बल्कि वो मशीनों से केवल उनकी गिनती हो रही है। हाँ, मशीनों से केवल गिनती हो रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं, जो हम लोगों ने बाइट सुनाई भी थी, जी, कि वोट मशीन में नहीं है, वोट उसमें है, कागज जो वीवीपैट में, उसकी गिनती करो, उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं। जी, ये है। और सभी जी, और कितना बड़ा घपला हुआ, जो योगेंद्र पवार जो अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, उन्होंने लगभग 9 लाख रुपया जमा कर दिया ईवीएम मशीनों की जांच कराने के लिए। और जब जांच कराने का नंबर आया तो चुनाव आयोग ने कहा कि वो डाटा जो था वो तो हमने डिलीट कर दिया, हाँ, अब मॉक पोल जो है उसका आप इसकी जांच करा लीजिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको 45 दिन तक वो डाटा सुरक्षित रखना है, मशीनें सुरक्षित रखनी है, लैपटॉप सुरक्षित रखना है और जो सिंबल लोडिंग मशीन है वो सुरक्षित रखनी है और कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना है। लेकिन चुनाव आयोग ने वो कर दिया। चूंकि अब लगता है कि इसलिए क्या कि ये गड़बड़ी पकड़ी जाती, अजीत पवार भी चुनाव हार जाते अगर ये सही तरीके से चुनाव होता और ये डाटा डिलीट नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। तो यहाँ आंकड़े जो उस समय थे, जो ये गवाही दे रहे थे कि कैसे धांधली की गई है, उन्हीं को नष्ट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और बहुत सारे जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको हरियाणा में कहा गया, उसके लिए नियम ही बदल दिया गया कि ये दिखाए नहीं जा सकते हैं। इस तरीके की दुरभिसंधि रची जा रही है, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर रच रहे हैं, जिससे कि नतीजा वही आए जो वो चाह रहे हैं। और इसी मैच फिक्सिंग पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है आज राहुल गांधी ने। कुछ समय पहले जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी ये मतदाता सूचियों में धांधली के आरोप लगे थे और कैसे लोगों के परिवार के लोगों के ही नाम काट दिए गए थे। सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उस समय बताया था कि उनके अपने परिवार के लोगों के नाम काट दिए गए, उनकी पत्नी का ही नाम काट दिया गया था। सुन लेते हैं संजय सिंह का वो बयान भी। यानी राहुल गांधी जो एविडेंस महाराष्ट्र के संदर्भ में दे रहे हैं वो लगातार दूसरे राज्यों में भी वही कुछ हुआ है जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, है कि उनकी पत्नी का ही वोटर लिस्ट से नाम कट गया। यानी अमलेंदु जी, उस समय बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए थे। अरविंद केजरीवाल ने नाम लेकर पूरी लिस्ट सौंपी थी मतदाताओं की। यानी जो रियल मतदाता थे उनको हटा दिया गया और जो एक फेक या वर्चुअल मतदाता थे वो चुनाव आयोग ने जोड़ दिए और वो आकर एक खास जगह पर वोट डालकर चले गए। और राहुल गांधी ने लिखा है उसमें किस तरीके से, जैसे कामठी विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने, लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई उनके वोट जो थे लोकसभा में जितने थे विधानसभा चुनाव में उतने, लेकिन बीजेपी के 75,000 वोट बढ़ गए और बीजेपी ने सारी सीटें वहां जीत ली। इसी तरीके से 88,000 बूथ पे नहीं किया, 12,000 बूथ पे वोट जो थे हर बूथ पे लगभग 600 वोट बढ़ा दिए गए। जहां जहां बीजेपी हार रही थी वहां ये इंतजाम किया। यानी लक्षित करके कार्रवाई की जाती है, लक्ष्य बनाकर कि कहां कहां बीजेपी किन बूथ पे हार रही है उन पे बीजेपी जीत जाए, ये इंतजाम किए जाते हैं और इसी तरीके से चुनाव लूट लिए जाते हैं। ये एक तरीके से राहुल गांधी अपने इसमें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है ये लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर है क्योंकि जो लोग वोट डाल रहे हैं उनको वोट कहीं डाल रहे हैं, जा कहीं रहा है, और दूसरी ओर ऐसे लाखों वोट्स तैयार कर लिए गए हैं जो वोटर नहीं है, कहीं उनका कहीं अस्तित्व नहीं है और ये लोग किसी को चुनाव जिताने और हराने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो मशीनी वोट है, उनको जहां कहा जा रहा है, जहां फिक्स कर दिया जा रहा है वही वोट दे रहे हैं और ये सारा काम चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कर रहे हैं। ये आरोप है राहुल गांधी का। जबरदस्त तरीके से उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों के साथ 4 स्टेप में समझाया है कि ये पूरी की पूरी चुनावी धांधली कैसे की जा रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर
और फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने से लेकर और टारगेट करके कि किन बूथों पर ये वोट जो फेक वोटर्स हैं, जो एक वर्चुअल वोटर्स हैं, उनके वोट को कैसे डालने हैं। उसके बाद फिर वो चुनाव जीत लिया जाता है, चाहे उस पार्टी के लिए जो माहौल है वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर उसके खिलाफ, उसके विधायकों के खिलाफ कैसा भी माहौल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये चुनाव कुल मिलाकर वास्तविक चुनाव है ही नहीं। ये जो नतीजे आए हैं उनका ये कहना है कि वो वास्तविक नतीजे नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल नतीजे हैं, क्योंकि चुनाव को जिताने में जो भूमिका निभाई है वो आर्टिफिशियल वोटर्स ने निभाई है, जिनका अस्तित्व नहीं है। बहुत ये बड़ा आरोप एक बार फिर लगाया है और अब ये लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। क्या होता है इन सब पर रहेगी हमारी नज़र।